मैन इज द क्रूलेस्ट एनिमल। एक जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे ने इस कोट को बहुत वक्त पहले कोट किया था। वी डोंट नो उनके माइंड में उस वक्त ह्यूमन और ह्यूमैनिटी को लेकर क्या पिक्चर रही होगी, बट आज के समय में अगर हम आज की पिक्चर, सोसाइटी और रियलिटी को कंपेयर करें तो ये कोट मोस्ट ब्रूटल वे में हम लोगों के सामने एक बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग पिक्चर शो करती है। एक ऐसी पिक्चर जो खुद पर शेम करने के लिए, खुद को क्वेश्चन करने के लिए completely capable है। So hey everyone, welcome to my channel at Ray. Come on, let's sit in the dark and have light on a gruesome murder case, Junko Furuta, or a concrete escaped high school murder case, Japan. टीनेजर लाइफ, ये हमारी ह्यूमन लाइफ का एक ऐसा चैप्टर होता है जो जितना ज़्यादा मेस्ड अप होता है उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। बस बात ये होती है कि ज़्यादातर अडल्ट लोग एक टीनेजर ब्रेन को समझ नहीं सकते, कम्प्लीटली तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर टीनेजर का अपना एक विजन होता है दुनिया को देखने का, जो कभी कभी बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, कभी कभी कम्प्लीटली मैसी और कभी कभी इतना स्कैरी कि दैट विल फोर्स यू टू थिंक अबाउट हिज एज अगेन। आज का ये केस भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं 1971 से। जुनको फारुता, शी वॉज बॉर्न इन मिसाता, साइतामा, जापान, 1971। जुनको एक मिडिल चाइल्ड थी, यानी कि उसका एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई था, और एक हर दूसरे बच्चे की तरह जुनको की शुरुआती ज़िंदगी भी बहुत अच्छी थी। और अब इस तरीके से वक्त गुजरता है और साल आता है 1988। अब जुनको 17 साल की थी। She was a pretty bright, good student in a Yashio Minami High School. वो अपनी स्कूल लाइफ में एक क्वाइट पॉपुलर गर्ल थी, और उसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ इस वजह से नहीं थी कि वो ब्यूटीफुल है। इनफैक्ट उसके ग्रेड्स भी काफ़ी अच्छे थे, और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, उन सब चीज़ों से भी बहुत दूर थी। इसीलिए टीचर्स की गुड बुक्स में वो हमेशा रहती थी। पर कहते हैं ना, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी की आंखों में हों तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी नज़रें आपके लिए अच्छी इंटेंशन ही रखते हों। कुछ इंटेंशंस लिटरली बहुत ईवल होती हैं, और कुछ ऐसा ही था जुनको के केस में भी। और ये ईवल नज़रें थी हिरोशी मियानो की, जो वहीं याशियो मिनामी हाई स्कूल के अंदर एक बुली था और क्वाइट फेमस भी था, क्योंकि उसके कुछ कनेक्शंस थे याकुजा ग्रुप के साथ, लाइक अ माफिया गैंग। तो इस वजह से वो एक बैड इन्फ्लुएंस था। इनफैक्ट स्टूडेंट उसके नाम से स्कैर्ड थे, और इसीलिए कोई भी ज़्यादातर उसके अपोज में नहीं जाता था। पर यह केस जुनको के साथ नहीं था। एक दिन मियानो ने जुनको को प्रपोज किया एंड ही सेड ही लाइक हर, बट जुनको ने पोलाइटली इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। और ये बात कहीं ना कहीं मियानो के दिमाग के ऊपर एक हिट पॉइंट की तरह लगी थी, क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़की ने उसे कभी भी मना नहीं किया, पर जुनको वॉज द एक्सेप्शन। एंड उसका ये नो उसे कहाँ ले जाने वाला था, शी हैव नो आइडिया। 25 नवंबर 1988 रात के लगभग 7 से 8 बजे का समय हो रहा था। हर एक शाम की तरह एक और शाम थी, और इस वक्त हिरोशी मियानो 18 इयर्स और उसका एक याकुजा ग्रुप का दोस्त शिंजी मिनातो दोनों रोड पर ऐसे ही घूम रहे थे। ऐसे ही कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनका जो इरादा था वो था किसी एक लड़की को राह चलते अबडक्ट करना, उसे रॉब करना, रेप करना एंड देन छोड़ देना। पर उस दिन शायद एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होने वाला था, क्योंकि इस वक्त उन लोगों के निशाने पर एक ऐसा शख्स आ गया था जो सिर्फ अपनी पार्ट टाइम जॉब से लौट रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि जुनको थी, जो हर रोज़ की तरह अपनी पार्ट टाइम जॉब को कंप्लीट कर कर बस अपने घर लौट रही थी अपनी बाईसाइकिल पर। जुनको एक पार्ट टाइम जॉब इसलिए करती थी ताकि वो अपने फ्यूचर कॉलेज के लिए कुछ मनी अपने हाथ से इकट्ठा कर सके। एंड दैट वॉज टेल हाउ सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल शी वॉज। बट एक अनफॉर्चुनेट इवेंट उसका इंतज़ार कर रहा था।
क्योंकि उस पर नज़र पड़ गई थी मियानो की। कुछ 8:15 बजे का टाइम हो रहा था जब मियानो ने जुनको को उसके पार्ट टाइम जॉब से लौटते हुए देखा, और वैसे ही उसके माइंड में कुछ हिट हुआ, और जो हिट हुआ उसे एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ठीक 8:30 बजे हर रोज़ की तरह जुनको अपनी बाईसाइकिल से उसी रास्ते से लौट रही थी, पर अचानक किसी ने उसकी बाईसाइकिल को हिट किया एंड जुनको वहीं रोड पर गिर गई थी। ये सब कुछ इतना हसल पसल में हुआ कि जुनको कुछ एक पल के लिए समझ ही नहीं पाई, और जब उसने सामने वाले शख्स से काउंटर करने की कोशिश की तो सामने वाले शख्स ने बहुत केयरलेसली जवाब दिया, इट वॉज ऑल जस्ट अ कोइंसिडेंस, एंड वो वहाँ से भाग गया। और ये सब कुछ खत्म हुआ भी नहीं था कि एक और शख्स वहाँ पर आ जाता है, और वो था हिरोशी मियानो। एंड बिल्कुल किसी गुड बॉय की तरह ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प जुनको। उसने जुनको को वहीं रोड से खड़ा किया, और सिर्फ यहीं उसकी गुडनेस खत्म नहीं हुई थी, इनफैक्ट उसने जुनको को अपनी हेल्प भी ऑफर की। रात ज़्यादा हो गई है तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, ये सेफ होगा। जुनको समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसे जल्दी घर पहुंचना था, तो उसने हाफ हार्टेडली हिरोशी को हाँ कह दिया। पहला तो रात हो चुकी थी, ये बात सही थी, और दूसरा वो इस शख्स को जानती है क्योंकि दोनों सेम ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए जुनको ने ज़्यादा नहीं सोचा। वो लोग रोड पर चल रहे थे, बात कर रहे थे, एंड एवरीथिंग वॉज क्वाइट नॉर्मल इस पॉइंट तक। पर लेकिन जब जुनको को रियलाइज हुआ कि शॉर्टकट का बहाना देकर हिरोशी उसे जिस जगह पर ले आया है, इट वॉज अ बिजार अबैंडन्ड प्लेस, तो वो बस रुक गई और अपोज करने लगी। लेकिन उसके उलट जो अब हुआ वो कम्प्लीटली शॉकिंग था, क्योंकि जो हिरोशी अभी इतना ज़्यादा केयरिंग बनने की कोशिश कर रहा था और बहुत फ्रेंडली जुनको को ट्रीट कर रहा था, वो एकदम से कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। एंड दैट वॉज इनफ टू अलर्ट जुनको। इसीलिए वो बस वापस जाना चाह रही थी, लेकिन हिरोशी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। उसने चिल्लाना शुरू किया, जुनको को फोर्स करना शुरू किया, उसे पुश करना शुरू किया उसी अबैंडेंड वेयर हाउस में जहाँ वो उसे लेकर आया था। एंड उसके बाद सिर्फ जुनको की चीख वहाँ सुनाई दे रही थी। एंड आफ्टर फोर्स्ड हिम ऑन हर, इस पर भी वो रुका नहीं। उसके बाद वो जुनको को वहीं किसी चीप मोटल में लेकर गया और 2 बार फिर वहाँ जाकर उसका रेप किया। अब इस बीच में लगभग रात के 3 बज रहे थे। जुनको को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, यही इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, पर शायद ये सिर्फ उसकी एक भूल थी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, और इसके आगे जो कुछ होने वाला था वो सब कुछ कंप्लीट नाइटमेयर साबित होने वाला था उसके लिए। क्योंकि अब वो एक और पार्क में थी और उसके सामने 4 लोग थे। पहला हिरोशी मियानो, जो ऑलरेडी उसके साथ वो सब कुछ कर चुका था। दूसरा था शिंजी मिनातो, वही लड़का जिसने उसकी बाईसाइकिल को किक किया था, और अब इसको देखकर जिनको समझ गई थी कि सब कुछ इन्हीं सब का प्लान है। और उसके अलर्ट 2 और अनजान शख्स वहाँ थे, जो पहला था जो ओगुरा और चौथा था यासुशी वतनाबे। और इन सब लोगों को मियानो ने ही कॉल कर बुलाया था और बताया था कि उसने जुनको के साथ क्या कुछ किया है, और अगर वो लोग करना चाहे तो दे ऑल आर वेलकम। इसीलिए वो सब लोग वहाँ पार्क में थे और उनके सामने थी जुनको। इसके बाद मियानो ने जुनको की जितनी भी बिलोंगिंग्स थी उन सबको खींच कर जुनको से अलग किया, और उन चारों में से ही कोई एक शख्स वो सब कुछ चीज़ खंगालने लगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिल सके जिसे वो इस्तेमाल कर सके जुनको के खिलाफ। और बहुत जल्द वो चीज़ मिल भी गई थी, और वो था उसका ID कार्ड, जिसके अंदर उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। उस ID कार्ड के बाद वो चारों लोग जुनको को और ज़्यादा फोर्स करने लगे और उसे धमकी देने लगे कि अगर उसने वो नहीं किया जो वो लोग चाहते हैं तो वो लोग उसके पूरे घर वालों को मरवा देंगे। और ऑफ कोर्स याकुजा का कनेक्शन तो वो बार बार उसके ऊपर थोप ही रहे थे। और उसके बाद बारी बारी वो 4 लोगों ने भी जुनको को असॉल्ट किया, और इस पर भी उनका मन भरा नहीं था, क्योंकि इसके बाद वो जुनको को खींच कर वहीं मिनातो के घर पर लेकर गए, अदाची टोक्यो, और जुनको को फोर्स किया ये कहने के लिए कि वो वहाँ उसके पेरेंट्स को जाकर ये बोले कि वो मिनातो की गर्लफ्रेंड है। एंड बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब शिंजी मिनातो के पेरेंट्स ने जुनको के बारे में पूछा तो उन सब लोगों ने शेमलेसली ये कह दिया कि ये मिनातो की गर्लफ्रेंड है। बट उसके पेरेंट्स बेवकूफ़ नहीं थे, वो समझ रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। पर वो बात अलग है कि वो लोग कुछ भी करना नहीं चाहते थे। दे जस्ट इग्नोर ऑल द फैक्ट जस्ट बिकॉज वो अपने बेटे से डरते थे। वो खुद अपने बेटे से डरते थे, इसीलिए उन लोगों ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और इसके बाद वो घर बना उन चारों लोगों का वो बेस, जिसके अंदर हद से ज़्यादा ब्रुटैलिटी होने वाली थी। आगे के कंटेंट को शुरू करने से पहले आई जस्ट रिमाइंड यू वंस अगेन, ऑल द कंटेंट्स आर टोटली डिस्टर्बिंग। जो भी लोग ऐसे कंटेंट को सुनकर ज़रा से भी ट्रिगर महसूस करते हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लीव द वीडियो हेयर। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। अब हमारे दिमाग में ये पॉइंट आ रहा होगा कि जुनको फरूता जो अपने घर से लापता है, क्या उसकी फैमिली को चिंता नहीं हुई?
तो डेफिनेटली हुई थी। इसीलिए जुनको फारुता के पेरेंट्स अगले 2 दिन के बाद तुरंत पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने भी गए थे एंड पुलिस ने एक्शन लेना भी शुरू किया। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हिरोशी मियानो को पता चल गई थी और जैसे ही उसे पता चली दे ऑल स्टार्ट पैनिक, दे वर फ्रीक आउट। वो पकड़े नहीं जाना चाहते थे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जुनको को जाने नहीं देना चाहते थे। सो दे ऑल वर स्टार्ट टू फाइंड द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन निकल आया था। और ये सॉल्यूशन कुछ और नहीं था, इनफैक्ट जुनको थी और उसका वो आईडी कार्ड जो उस दिन उन लोगों ने जुनको से ही लिया था। सो दे स्टार्ट अगेन फोर्स हर, और इस बार फोर्स करने की वजह थी कि जुनको अपने फैमिली को फ़ोन करे और उन्हें बताए कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई हुई है। शी वॉज हैप्पी एंड ट्राई टू फाइंड सम फ्रीडम फॉर हर सेल्फ। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जुनको ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और उनसे वो सब बातें कही जो वो लोग गिलवाना चाहते थे। और एंड में जुनको ने अपने पेरेंट्स से कहा कि आज के बाद वो मेरी सर्च ना करें, वो ठीक है और वापस लौट आएगी। एंड दैट वॉज द लास्ट कॉल फॉर हर फैमिली। उसके बाद जुनको की वो इन्वेस्टिगेशन वहीं रुक जाती है एंड शी वॉज लॉक्ड बिहाइंड द डोर। शी वॉज ब्रोक, शी वॉज हर्ट, शी वॉज ब्रूटली ट्रॉमेटाइज्ड एंड स्पेशली हेल्पलेस, जस्ट बिकॉज उसे पता था कि अब उसे कोई भी नहीं खोज रहा है, कोई भी उसे यहाँ बचाने नहीं आएगा। किसी को ये तक पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस हालत में है और किस दलदल में वो फंस चुकी है। और यहाँ से शुरू हुए थे जुनको के वो लिविंग हेल जैसे 42 डेज, जहाँ हर दिन पिछले दिन से ज़्यादा बदतर होता। न जाने कितने सारे लोग हर रोज़ उसे फोर्स करते, दिन में एक बार से लेकर कई बार तक। और एक दिन तो हद तब पार हो गई जब एक ही दिन में 12 डिफरेंट लोगों ने उसे डिस्ट्रॉय किया। और इस तरीके से 100 से भी ज़्यादा लोगों ने लगभग 400 से भी ज़्यादा बार उसको बेरहमी से असॉल्ट किया। और सिर्फ फिजिकली ही नहीं, उसे मेंटली और इमोशनली भी बहुत टॉर्चर किया। और इस बार हमारे माइंड में एक ख्याल आया होगा कि यहाँ चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी। नो, क्योंकि आगे जो चीज़ें हुई थी वो तो हद से भी ज़्यादा घिनौनी थी। दे असॉल्ट हर, दे बीट हर, फोर्स हर, बर्न हर विद सिगरेट, लाइटर एंड फायर क्रैकर्स। और उस पर भी, और जब उनका मन नहीं भरता था तो उसे बस वहीं सीलिंग से ऐसे ही बांध देते थे एंड यूज़ हर एज अ लिविंग पंचिंग बैग, वो भी उस हालत में जब उसकी बॉडी पर सिंगल क्लोथ तक नहीं होता था। फिर उसके बाद उसे घंटों तक भूखा रखना, और अगर कुछ खाने के लिए देना भी तो वो थे लिविंग कॉकरोचेस और खुद का ही यूरिन। फिर ज़मीन पर ऐसे ही छोड़ देना और भारी भारी डंबल्स को उसकी बॉडीज़ के ऊपर ऐसे ही गिराना जिससे उसके स्टमक एरिया पर, उसके एब्डोमेन पर हद से ज़्यादा सीवियर इंजरीज हुई थी। और यही सब कुछ हो रहा था उस टाइम पे जापान में सर्दी का माहौल था। लिटरली -डिग्री में टेम्परेचर था और उस -डिग्री में वो लोग फोर्स करते थे जिनको कि वहीं बैल्कनी में जाकर सोए, वो बिना किसी कपड़े के, इनफैक्ट बिना किसी चीज़ के, ठंड में -डिग्री के अंदर वो उसे वहाँ फ्रीज करने के लिए छोड़ देते थे। और बीच बीच में जब मिनातो के घर वाले उसके घर पर आते थे तो दे जस्ट स्टार्ट टू प्रिटेंड। बट ये सब कुछ भी ज़्यादा लंबे समय तक चलने नहीं वाला था, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने इस चीज़ को भी कम्प्लीटली छोड़ दिया एंड दे ऑल जस्ट बिकम शेमलेस एंड डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। ऐसे ही हर रोज़ की तरह हिरोशी ने बहुत सारे लोगों को अपने घर पर फिर बुलाया था जुनको के साथ वही सब कुछ करने के लिए। उनमें से एक लड़का था कोइची, जिसने वो सब कुछ किया, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी इनर सेल ने उसे झकझोरा था, क्योंकि जब वो घर लौटा तो उसने ये सब कुछ अपने भाई के साथ डिस्कस किया और उसे बताया कि जुनको की कंडीशन क्या है। और उसके भाई ने अपने पेरेंट्स को और उसके पेरेंट्स ने डायरेक्ट पुलिस को रिपोर्ट किया और उसे सब कुछ बताया कि वहाँ क्या चल रहा है। एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिनातो के घर पर पहुँची भी। एंड उन पुलिस को आंसर करने वाले और वो डोर खोलने वाले मिनातो के खुद के पेरेंट्स थे। और जब कॉप ने उन्हें बताया कि वो वहाँ क्यों आए हैं तो दे वर जस्ट सिंपली बिकम इनोसेंट एंड सेड, आप खुद चेक कर लीजिए, ऐसा तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता। और उनका इस जवाब से पुलिस भी एक पल के लिए चौंक गई थी। उन्हें ऐसा लगा कि इतने कॉन्फिडेंटली अगर ये जवाब दे रहे हैं तो डेफिनेटली इनके घर में कुछ नहीं होगा। इसीलिए पुलिस ने सिर्फ ऊपर से चेक किया और वो अंदर कभी गए ही नहीं। बट काश वो अंदर जाते एंड मे बी जुनको वॉज रेस्क्यूड। बट डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। जुनको वॉज डिकेइंग इन फ्रंट ऑफ हिम। जुनको की बॉडी पर 3rd डिग्री बर्न मार्क्स थे, क्योंकि वो लोग उसे फ्लूइड से जला रहे थे,
फायर क्रैकर्स बर्स्ट कर रहे थे उसके जेनिटल में, उसके माउथ में, उसके ईयर्स में। सिजर्स, बॉटल्स, लाइट बल्ब्स, न जाने क्या क्या चीज़ उसके अंदर बस इंसर्ट की जा रही थी और उसका कंप्लीट इनर सेल्फ डैमेज हो चुकी थी, इस हद तक कि वो कभी रिकवर नहीं हो पाएगी। इस टॉर्चर, मेल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन की वजह से उसके ब्रेन का साइज भी अब धीरे धीरे कर डिक्रीज होने लगा था और इसका रिजल्ट ये था कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ अनकॉन्शियस या नम रहती थी। फायर क्रैकर्स को उसके कानों के पास लगातार बस्ट करने की वजह से उसके ईयर ड्रम्स भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे। शी बिकम डेफ। लाइक दिस देयर आर सो मैनी थिंग्स विच दे डू विद जिनको, इतनी कि हम उसे यहाँ इस वीडियो में डिस्कस तक नहीं कर सकते। बट लास्ट में उसकी बॉडी की ये हालत थी कि वो खुद को अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं कर पा रही थी। तो जस्ट एक वॉशरूम यूज़ करने के लिए शी हैव टू क्रॉल फ्रॉम टॉप फ्लोर टू अ ग्राउंड फ्लोर। लिटरली उसे 1 घंटे का समय लगता था, 1 घंटे का सिर्फ उस वॉशरूम को यूज़ करने के लिए। आफ्टर ऑल दिस बस सिर्फ यही कह सकते हैं, जिनको वॉज अलाइव विद हर ब्रीथ, बाकी उसकी इनर सोल कम्प्लीटली डेड हो चुकी थी अब तक। वो खुद को मूव नहीं कर पा रही थी, उसकी खुद की बॉडी डिके हो रही थी, स्मेल कर रही थी, साथ ही जो उसके वूंड्स थे वो हद से ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे थे। डाइजेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था उसके लिए। वो ज़रा कुछ भी खाती तो सिर्फ उसे वॉमिट करती थी। जब वो ऐसा करती थी तो दे ऑल बिकम मोर ब्रूटल। वो बस उसे पीटना शुरू कर देते थे। इन सब के बीच में एक दिन ऐसा आया था जब जिनको को फाइनली एक चांस मिला था जिससे वो कॉल कर बता सकती थी कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है। एंड उसने ट्राई भी किया। शी कॉल्ड और वो कुछ कहने ही वाली थी कि अगले ही पल किसी शख्स ने उसका फ़ोन पकड़ लिया और सिर्फ ये कहकर काट दिया कि वो एक एक्सीडेंटल कॉल था। इसके बाद तो जिनको की जो बची कुछ उम्मीदें थी ना वो भी खत्म हो गई, क्योंकि उसके बाद उन लोगों ने उसे इतना ज़्यादा पीटा था और इतना जलाया था जगह जगह से कि अब उसका चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। और अब वो उन लोगों से सिर्फ यही कह रही थी कि जस्ट किल हर एंड एंड ऑल द टॉर्चर। बट उन लोगों ने ये भी नहीं किया। ये सब करते करते नवंबर गुजर गया, पूरा दिसंबर गुजर गया और दिसंबर के साथ गुजर गया 1989। न्यू ईयर आ गया था, नया साल। लोगों की ज़िंदगी अपने ही मकाम पर चल रही थी। दे ऑल जस्ट सेलिब्रेट द न्यू ईयर। बट व्हाट अबाउट जुनको? शी वॉज डाइड इनसाइड कम्प्लीटली, बट आउटसाइड अभी भी उसकी सांसें चल रही थी और यही चीज़ उन सभी लोगों को अभी भी ट्रिगर कर रही थी। पर वो बात अलग है कि अब वो उसकी बॉडी से भी उतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जिनको की बॉडी अब धीरे धीरे कर रॉटन होने लगी थी। शी वॉज स्मेल बैड, उसका पूरा फेस स्वेल था, इनफैक्ट अनरिकॉग्नाइजेबल हो गया था। इसीलिए अब उन लोगों का इंटरेस्ट जैसे उसमें कम हुआ, वो अपना इंटरेस्ट बाहर तलाशने लगे और एक बार फिर से उन्होंने एक और 19 ईयर गर्ल को अबडक्ट किया, उसको रॉब किया, रेप किया, पर आखिरी में उसे छोड़ दिया। पर जुनको को उसको उन लोगों ने नहीं छोड़ा और उसे माओजोंग खेलने के लिए फोर्स किया। जुनको who already lose her everything, her body was destroyed, she was her worst state। पर उस पर भी वो 4 लड़के मिलकर भी उस एक अकेली लड़की को हरा नहीं पाए, क्योंकि जुनको ने आखिरी बार भी उन्हें उन्हीं के गेम में हरा दिया। एंड दे ऑल बिकम इनसेन, सेंसलेस। और इस चीज़ का नतीजा था जुनको को हद से ज़्यादा टॉर्चर करना, पीटना और इस लेवल तक पीटना कि जुनको शी वॉज टायर्ड। एंड आयरनी ये थी कि उनमें से किसी को ये पता तक नहीं था कि जुनको वॉज डायड। दे ऑल जस्ट थॉट कि शी वॉज होली अनकॉन्शियस, जैसे कि वो हो जाती है और अगले दिन उसे होश आ जाएगा। पर जब अगले दिन तक लगभग 24 घंटे बाद तक भी उसे होश नहीं आया, तब जाकर उन्हें रियलाइज़ हुआ था दैट शी वॉज नो एनी मोर। एंड एट लास्ट 4 जनवरी 1989 जुनको का वो हद से ज़्यादा हेल जैसा एक्सपीरियंस इस अर्थ पर जीते जी ख़त्म हो चुका था। पर मरने के बाद भी
उसकी बॉडी का वो टॉर्चर खत्म नहीं हुआ। तो जब अगले दिन उन चारों लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि जुनको अब नहीं रही है, तो उनके पास क्वेश्चन था कि अब इस बॉडी के साथ क्या किया जाए। दे ऑल जस्ट फ्रीक आउट, पैनिक, बट सॉल्यूशन तो निकालना था ना। और बहुत जल्द उनके दिमाग में वो सॉल्यूशन आ भी गया था, और वो भी बाकी सब चीज़ों की तरह इनह्यूमन ही था। उन्होंने जुनको की बॉडी को ब्लैंकेट में रैप किया और फिर से 55 गैलन के ड्रम में बस डंप कर दिया। फिर इस पूरे ड्रम को ऊपर तक वेट कंक्रीट से भर दिया गया। इन सब प्रोसेस के अंदर बाय मिस्टेक जुनको के वो लॉन्ग हेयर्स उस कंक्रीट के बाहर तक रह गए थे। एंड दैट वाज द लास्ट साइन हु टोल्ड शी वाज देयर। इन सब के बाद उन चारों लोगों ने मिलकर उस कंक्रीट ड्रम को थोड़ा दूर एक कंस्ट्रक्शन साइट कोटो टोक्यो में ऐसे ही छोड़ दिया। Nobody knows what happened. Nobody knows what they did. Nobody knows where is Junko. All become normal. पर कब तक? After 2 weeks, मियानो और ओगुरो इन्होंने फिर किसी लड़की को अबडक्ट किया, उसको रॉब किया और उसका रेप किया। एंड फाइनली फॉर्चुनेटली उस लड़की ने कंप्लेन की और उस कंप्लेन में वो दोनों पकड़े गए। और जब पुलिस ने उन दोनों से इंक्वायरी करनी शुरू की तो उन दोनों के दिमाग में सिर्फ जुनको के बारे में ख्याल था, और किसी और केस की इन्वेस्टिगेशन में, उसकी इंक्वायरी में उन दोनों ने जुनको के केस के बारे में बता दिया। दे रिवील व्हाट दे डिड। और ये सब कुछ भी बस बाय मिस्टेक उन लोगों से हो गया क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ जुनको का ख्याल था। तो उन्हें लगा शायद ये पुलिस जुनको के बारे में ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और दोनों से ही इन्वेस्टिगेशन अलग अलग हो रही थी। मियानो को लगा कि ओगुरा ने सब कुछ बता दिया और ओगुरा को लगा मियानो ने बता दिया। इस वजह से दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और जब पुलिस ने ये सब कुछ सुना, दे ऑल वर शॉक्ड। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़के जो ये सब कुछ कह रहे हैं ये सच हो सकता है। पर जिस तरीके से वो बता रहे थे, पुलिस को ज़्यादा वक्त नहीं लगा इस सब बात पर यकीन करने में, क्योंकि उन्होंने सेम इन्वेस्टिगेशन जाकर ओगुरा से की। जब ओगुरा ने भी वही सेम स्टेटमेंट दिया जो मियानो ने दिया था, तो बस पुलिस ने सर्च करना शुरू किया। एंड एट लास्ट 29 मार्च 1989 कोटो टोक्यो में पूरी पुलिस फोर्स उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची जो हिरोशी और ओगुरा ने बताई थी। और जैसे जैसे उन्होंने सर्च किया, उन्हें वो ड्रम मिल गया। एंड एट लास्ट एंड फाइनली जुनको वॉज फाउंड। कहते हैं बॉडी उसके साथ क्या हुआ वो सब कुछ बता देती है, और जुनको की बॉडी तो इस बात का लिविंग एग्जाम्पल थी, क्योंकि जिस वर्स्ट कंडीशन में इस बॉडी को रिकवर किया गया था, वो जिसने देखी वो सब बस अपनी आंखों पर विश्वास करने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते ये खबर हर जगह फैल गई थी, आग की तरह। जिसने सुना किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये लड़के ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। पूरे जापान में ये अब तक का सबसे ज़्यादा हीनियस क्राइम था किसी माइनर के साथ हुआ। इसीलिए लोग आक्रोश में थे। सब लोग सिर्फ डेथ सेंटेंस की डिमांड चाहते थे इन सभी के लिए, और इसीलिए पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट फाइल की। केस कोर्ट में पहुंचा, प्रोसीडिंग शुरू हुई। एक एक कर चारों ने खुद बताया कि उन्होंने क्या किया। जिसने ये सुना, सब लोग सिर्फ सकते में थे। कोई यकीन नहीं करना चाहता था ये चार ये सब कुछ भी कर सकते हैं, उस मासूम बच्ची के साथ जिसकी उम्र सिर्फ महज 17 साल थी। जिनको के पेरेंट्स वो बस ट्रॉमेटाइज थे, वो ब्रोक थे, शॉक थे, और वो बस अपने बेटी के लिए जस्टिस चाहते थे। बट सरप्राइजिंगली जो वर्डिक्ट आया उसने बस सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या जस्टिस हुआ है? क्या जस्टिस मिलकर भी मिला है? क्योंकि वर्डिक्ट में कहा गया कि ये सब कुछ करने वाले सभी लोग अभी माइनर हैं, इसीलिए उनको पनिशमेंट के तौर पर हिरोशी मियानो, जिसकी उम्र 18 साल है, उसे 20 साल की सज़ा दी जाएगी। शिंजी मिनातो, जिसकी उम्र 16 साल है, उसे 5 से 9 साल की सज़ा दी जाएगी। जो ओगुरा 5 से 10 साल की सज़ा, और याशुसी बतनाबे को 5 से 7 साल की सज़ा। इसके अलावा शिंजी मिनातो के पेरेंट्स, जिनके घर पर जुनको को किडनैप किया गया था और वो सब कुछ उसके साथ किया गया था जिसके बारे में उनको भी जानकारी थी, उन्हें बस ऐसे ही छोड़ दिया गया और कहा गया दे वर नॉट गिल्टी। बट हाँ, हिरोशी मियानो के पेरेंट्स को ये कहा गया कि वो कंपल्शन में 50 मिलियन येन जुनको के पेरेंट्स को देंगे। ये सब कुछ तो बात की बात थी। अब उन्हें सज़ा हो चुकी थी, वो लोग जेल में थे,
उनकी आइडेंटिटी को भी रिवील नहीं किया गया था। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। एंड एट लास्ट एक लोकल मैगजीन ने रेस में आके इन सभी लोगों की आइडेंटिटी को रिवील कर दिया। और कम से कम अब लोगों को पता चल गया था कि ऐसे हीनियस क्राइम करने वाले लोगों का चेहरा आखिरकार दिखता कैसा है। और इसी के साथ जुनको फारुता का केस अपने साथ बहुत सारे सवाल लिए हुए उस पॉइंट पर आकर क्लोज्ड कर दिया गया। वक्त गुजरा और बहुत भारी मन के साथ जुनको का फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत सारे लोग सिर्फ उसे श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर आए थे। और उसी भीड़ में उन चारों लड़कों में से किसी एक की मॉम भी वहाँ पर आई थी, जिनका स्टेटमेंट ये था कि बिकॉज ऑफ दैट गर्ल हिज सन्स लाइफ वॉज रुइन्ड। वक्त गुजरा, साल गुजरे और एक एक कर वो चारों शख्स रिहा हो गए। शिंजी मिनातो 1997 at the age of 22, Yasushi Watanabe released 1998 at the age of 24 and Joe Agura 1999 at the age 25. And आज 2023 में they all were a free men. They were roaming on the streets, live their life, do whatever they want and breathe in a free air. So that was all about the Junko Faruta's case. I don't know, इस केस को पढ़ने के बाद I was shocked, numb and literally speechless. And last, let me know how you see the case. Is this a really justice just because they all are minor? And जिनको टॉर्चर से मरी थी, ना कि इन लोगों ने उसे जानबूझकर मारा था। और उस वक्त ये लोग सिर्फ माइनर थे, ये कहकर उन लोगों को ये सज़ा देना काफ़ी था। अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड फारुता के केस से रिलेटेड 2 बुक भी लिखी गई थी, जिसके अंदर बहुत डिटेल में उसकी पूरे केस स्टडी को लिखा गया था। और उसके बाद एक मूवी भी आई थी। बट आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ जो असल में जिनको ने फील की थी उसे एक्चुअली जस्टिस दे पाया होगा। खैर, हम लोगों ने भी कोशिश की जिनको फारुता के केस को बारीकी से समझने की। बाकी इस पूरे केस में जो भी नाम इस्तेमाल हुए हैं वो सब जापानीज़ हैं, जिन्हें बोलने में हो सकता है कि मुझसे मिस्टेक हो गई हो, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी और केस के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।